स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए। देखिए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डीएनए, तो इसको अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। देखिए, डीएनए जिसका पूरा नाम अपन पढ़ चुके हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ये एक न्यूक्लिक अम्ल है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ है और एक द्विरज्जुकी यानी जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दो लड़ियां पाई जाती है इस तरह से, और वो दोनों लड़ियां हैं वो आपस में दक्षिणावर्त रूप से गुथी हुई रहती है। तो इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इसकी संरचना होती है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। मतलब विभिन्न प्रकार के जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जुड़ जुड़ के एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं जिसको डीएनए बोलते हैं अपन। डीएनए की लंबाई उसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि कम न्यूक्लियोटाइड होंगे तो डीएनए की लंबाई कम होगी, न्यूक्लियोटाइड की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो डीएनए की लंबाई भी ज़्यादा होगी। इसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है को क्षारक युग्म के रूप में मापा जाता है। यानी जो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं उनको हम क्षारक युग्मों के रूप में मापते हैं, यानी बेस पेयर। तो बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड में क्या संबंध है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि हम कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं तो हम क्षारक युग्म के रूप में माप लेंगे, जिससे एक क्षारक युग्म बराबर दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक बेस पेयर बराबर दो न्यूक्लियोटाइड कैसे, कि जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसके एक नंबर से जैसे ये एडेनिन जुड़ा हुआ है और इसके 5 नंबर से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जैसे अपन और बना लेते हैं, इसके एक नंबर से जैसे टी जुड़ा हुआ है और इसके 3 नंबर से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये तो एक रज्जु हो गया। अब इसके विपरीत अगर अपन रज्जु की बात करें तो ये कि इसके विपरीत रज्जु हो गया, इसके एक नंबर से ये जुड़ जाएगा और इसके 5 नंबर से फॉस्फेट जुड़ जाएगा। फिर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड और बना लेते हैं इसके विपरीत, तो इसके एक नंबर से ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गया और इसके 3 नंबर से ये फॉस्फेट जुड़ गया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये जैसे इसके सामने आएगा हमेशा टी, एक के सामने टी आता है, तो ये ए डबल बॉन्ड टी है, ये एक क्षारक युग्म है। तो क्षारक युग्म कब बनेगा, जब इधर एक न्यूक्लियोटाइड होगा और इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यहाँ पर एक क्षारक युग्म बन रहा है, एक क्षारक युग्म के पास कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो कहने का मतलब है एक क्षारक युग्म यानी एक बेस पेयर, एक क्षारक युग्म है, जैसे ए टी ये एक क्षारक युग्म है। इसी तरह से ऊपर जैसे टी डबल बॉन्ड ए बन गया तो ये भी एक क्षारक युग्म है। तो एक क्षारक युग्म जब बनता है तो दोनों रज्जुकों के एक एक न्यूक्लियोटाइड उसमें शामिल होते हैं। तो मतलब एक बेस पेयर बराबर दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। जैसे ए डबल बॉन्ड टी ये एक क्षारक युग्म है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी ये भी एक क्षारक युग्म है। तो ये एक क्षारक युग्म होता है और क्षारक युग्म बनता है तो उसमें दो न्यूक्लियोटाइड काम में आते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बेस पेयर में दो क्षारक होते हैं, पेयर का मतलब जोड़ा, और एक बेस पेयर तब बनेगा जब दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे। एक कई बार ऐसे लिखा होता है AKBP, 1 किलो बेस पेयर। तो 1 किलो बेस पेयर 1000 बेस पेयर के बराबर होते हैं और एक मेगा बेस पेयर लगभग 10 लाख बेस पेयर के बराबर होते हैं। यहाँ पर इसका ये अपन एक गणितीय विधि से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, अब क्षारक युग्म यानी बेस पेयर की जो संख्या होती है या नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स होते हैं वो किसी जीव की विशेषता होती है। ये हर जीव की एक विशेषता होती है कि उसमें कितने बेस पेयर्स हैं। तो जितने बेस पेयर्स होते हैं हम उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सूत्र होता है कि जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक जीव में 1000 बेस पेयर है तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रश्न आता है क्वेश्चन कि एक जीव है उसके अंदर 10,000 BP है यानी बेस पेयर है, तो हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड इन दिस ऑर्गेनिज्म।
तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी, यानी न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 10,000 बेस पेयर है, तो यहाँ पर 10,000 में सब में 2-2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो यहाँ पर 20,000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो एक सीधा सा प्रश्न, गणितीय प्रश्न यही है कि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, अगर 10,000 बेस पेयर है तो 20,000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, और 20,000 बेस पेयर है तो 40,000 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 50,000 बेस पेयर है तो 1,00,000 वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक क्षारक युग्म बराबर 2 न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो क्षारक युग्म है, ये इनकी जो संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स होते हैं, वो हर जीव की विशेषता है। जैसे अपन एक कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाणुभोजी है एक Ψ×174। तो ये जो Ψ1/174 है, इस जीवाणुभोजी को जब देखते हैं तो ये इस जो ये साई है, ये चिन्ह, ये प्रतीक इसकी तरह ये दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम पटक दिया Ψ×174, इसका नाम रख दिया। तो देखिए जीवाणुभोजी में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं Ψ×174 में, वो होते हैं 5,386 इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक रज्जु की डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये भी एक विशेषता होती है कि इसमें जो डीएनए होता है ना, वो भी एक रज्जु की होता है, इसलिए इसमें हम बेस पेयर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। जीवाणुभोजी Ψ×174 Ψ×176 में न्यूक्लियोटाइड 5,386 बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक रज्जु की डीएनए होता है। जबकि दूसरा देखते हैं अपन जीवाणुभोजी, लैम्डा जीवाणुभोजी है। लैम्डा जीवाणुभोजी ये लैम्डा की तरह दिखाई देगा, तो इसलिए इसको लैम्डा जीवाणुभोजी बोल रहे हैं। तो लैम्डा जीवाणुभोजी में जो क्षारक युग्म है वो देखिए 48,502। अब यहाँ पर हम क्षारक युग्म लिख रहे हैं, ऊपर तो हमने केवल न्यूक्लियोटाइड लिखा है, यहाँ क्षारक युग्म लिख रहे हैं। तो क्षारक युग्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। तो 48,502 क्षारक युग्म है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 48,502 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या जाएगी। इसी तरह से एक जीवाणु है ई कोलाई, इसका पूरा नाम होता है इश्चेरिचिया कोलाई। इश्चेरिचिया कोलाई, ये इश्चेरिचिया कोलाई, ये इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं ई कोलाई। ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर जो क्षारक युग्म होते हैं वो 4.6 × 10⁻6 यानी 40,60,000 के लगभग इसमें क्षारक युग्म होते हैं। तो अगर हम इसको 2 से गुना करें तो लगभग 40 का 2 से गुना करें तो 80 लाख तो ये हो गए, और 81 लाख और कुछ इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। तो एक क्षारक युग्म होते हैं इसमें 4.6 × 10⁻6, ये आपको याद रखना है ई कोलाई में। मनुष्य की बात करें तो देखिए मनुष्य में अगुणित गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 होते हैं, और अगुणित गुणसूत्रों को हम एक नाम और देते हैं, जीनोम। क्या देते हैं, जीनोम भी कहते हैं इनको। तो जो अगुणित गुणसूत्र जो जीनोम होता है वो 23 गुणसूत्र होते हैं उसमें। तो 23 गुणसूत्र के डीएनए में जो क्षारक युग्म होते हैं वो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं। देखो तो हमारे 23 गुणसूत्रों में जो डीएनए उपस्थित है उसमें क्षारक युग्म तो कितने हैं, 3.3 × 10⁻9। लेकिन अगर मानव में कुल क्षारक युग्म देखें अपन 46 गुणसूत्रों में, यानी द्विगुणित कोशिका में देखें, क्योंकि 46 गुणसूत्र है तो बिल्कुल इसका डबल हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे, 3.3 × 10⁻9 को तो यहाँ पर जाता है 6.6 × 10⁻9 क्षारक युग्म। तो हमारे टोटल 46 गुणसूत्रों वाले डीएनए में 6.6 × 10⁻9 क्षारक युग्म होते हैं, जबकि अगुणित गुणसूत्रों यानी 23 गुणसूत्रों वाले डीएनए में इसके आधे हो जाएंगे और 46 गुणसूत्रों में इससे डबल हो जाएंगे। तो ये क्षारक युग्म है। अब आप इसकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या याद कर सकते हो। जैसे आपसे ये पूछ ले कि अगुणित गुणसूत्रों में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये 3.3 × 10⁻9 क्षारक युग्म है। इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो
वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर मनुष्य में कुल न्यूक्लियोटाइड एक द्विगुणित कोशिका 46 गुणसूत्रों के लिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या याद करें तो वहाँ यहाँ पर हो जाती है 6.6 गुणा 10⁹ को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से क्षारक युग्म में एक जीव की विशेषता होती है, उसकी कितनी संख्या होती है, हर जीव के अलग अलग होते हैं हर जीवों में, और उनकी एक स्पेशल एक लक्षण होता है। उसके द्वारा हम डीएनए की लंबाई कितनी है और कितना बड़ा डीएनए उसका हमें पता चल जाता है। तो ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी। अब नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये है डीएनए की संरचना का द्विरुजुकी मॉडल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल का मतलब है इसमें 2 रज्जु होते हैं जो आपस में गुथे हुए रहते हैं। तो ये जो मॉडल किसने दिया था, इसको द्विकुंडली, और कई किताबों में इसको द्विरज्जुकी मॉडल भी कहते हैं। द्विरज्जुकी मतलब इसमें 2 रज्जु होते हैं। इस तरह से आरएनए में तो एक ही होता है जबकि डीएनए में 2 रज्जु होते हैं। तो ये द्विरज्जुकी मॉडल या किसने समझाया था, देखो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए इंग्लैंड के मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जटिल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक की सहायता से डीएनए की संरचना का अध्ययन करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ या आंकड़े प्राप्त कर लिए उन्होंने। यानी विल्किंस और फ्रैंकलिन ये दोनों एक टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके डीएनए की संरचना को देख रहे थे और उसके बारे में संरचना के बारे में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे कर लिए। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद इनके दिए हुए आंकड़ों के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो आंकड़े दिए थे उनके आधार पर वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्य के लिए एक बहुत बड़ा कार्य था और इस कार्य के लिए वाटसन, क्रिक, विल्किंसन को 1962 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 3 वैज्ञानिक है, एक चौथे वैज्ञानिक जो फ्रैंकलिन थे वो नहीं थे क्योंकि फ्रैंकलिन का निधन 1958 में हो गया था और उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में। इसलिए उस टाइम में ये कोई नियम नहीं था कि किसी जिसका निधन हो गया उसको नोबेल पुरस्कार दे, तो ये नियम नहीं था। इसलिए इन फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका क्योंकि नोबेल पुरस्कार से पहले 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु होने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए बाकी जो 3 वैज्ञानिक थे वाटसन, क्रिक और विल्किंस, इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। अब ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, ये जो मॉडल था, ये मॉडल किसके प्रमाणों पर आधारित था, तो देखिए एक तो वाटसन और क्रिक का जो द्विकुंडली मॉडल था वो निम्न प्रमाणों पर आधारित था। इनको मतलब इनकी सहायता किस प्रमाणों ने की, यानी किसके आधार पर इन्होंने अपना ये मॉडल दे दिया। तो एक तो था विल्किंस और जो फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए जो आंकड़े थे, जो एक्सरे विवर्तन के आधार पर जो एकत्र किए थे, यानी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो विवर्तन हुआ था, डिफरेंशिएशन, उस विवर्तन प्रक्रिया के दौरान जो आंकड़े इकट्ठे किए थे वो आंकड़े इनके बहुत काम में आए। और एक साइंटिस्ट था चारगाफ, उसने एक नियम दिया था, तो चारगाफ का नियम भी इनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। तो ये 2 ऐसे प्रमाण थे विल्किंस और फ्रैंकलिन के जो आंकड़े थे और चारगाफ का नियम जो इनसे पहले आ गया था, तो उनके कारण इनको वाटसन और क्रिक को ये द्विरुजुकी मॉडल या द्विकुंडली मॉडल देने में काफ़ी मदद मिली इनको और सरलता हुई। ये चारगाफ क्या था, ये चारगाफ का नियम क्या था, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए चारगाफ ने एक नियम दिया कि डीएनए में प्यूरीन की कुल मात्रा पिरिमिडीन की कुल मात्रा के बराबर होती है। मतलब
यहाँ पर एक नियम है प्यूरीन बराबर पिरिमिडीन, ये उन्होंने एक नियम दिया था। और ये तो है, ये नियम तो है ही, क्योंकि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ता है या पिरिमिडीन हमेशा प्यूरीन से जुड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बराबर होने ही है, क्योंकि जहाँ पर प्यूरीन है वहाँ पर पिरिमिडीन जुड़ जाएगा उसके सामने, और जहाँ पर पिरिमिडीन है वहाँ पर प्यूरीन जुड़ जाएगा। तो ये एक नियम हो गया कि डीएनए में प्यूरीन की कुल मात्रा पिरिमिडीन की कुल मात्रा के बराबर होती है। जैसे एडेनिन और गुआनिन है, ये बराबर होंगे थाइमिन और साइटोसिन के। और दूसरा इसका बिंदु देखिए, ए और टी, यानी एडेनिन और थाइमिन। ए, क्योंकि ए हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ टी से जुड़ेगा और दूसरे से नहीं जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। और जी और सी, यानी जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ता है, सी से जुड़ता है। तो इनका जो अनुपात है, या इनका जो अनुपात हमेशा स्थिर रहता है और ये बराबर होते हैं। मतलब ए हमेशा टी के बराबर रहेगा और जी हमेशा सी के बराबर रहेगा। और अगर इनका अनुपात अपन ले लें ए प्लस सी, यानी एडेनिन और साइटोसिन और थाइमिन और गुआनिन, तो इनका अनुपात हमेशा एक आएगा, क्योंकि ए जहाँ पर होगा वहाँ पर टी होगा, सी जहाँ होगा वहाँ पर जी होगा। तो इनका अनुपात हमेशा एक ही आएगा, वो स्थिर रहेगा और ये बराबर रहेंगे। तो ये चारघाव का नियम है कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होता है, ए हमेशा टी के बराबर होता है, जी हमेशा सी के बराबर होता है। इनका जो अनुपात है ए और सी और टी और जी का, वो भी इकाई होता है, स्थिर होता है। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक खास विशेषता और है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता क्षारक युग्मन है, यानी बेस पेयरिंग है, जो अपन बेस पेयर पढ़ते हैं। जैसे बेस पेयर हो गया, ए टी के साथ बेस पेयर बनाता है, जी सी के साथ बेस पेयर बनाता है। तो एक श्रृंखला का प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से, अथवा पिरिमिडीन हमेशा प्यूरीन के साथ जोड़े या युग्मक बनाता है, युग्मन बनाता है। जैसे ए हमेशा टी के साथ युग्मन बनाएगा या टी हमेशा ए के साथ, ये एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे ए टी के साथ बना लेगा या टी ए के साथ बना लेगा। और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ जाएगा और सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ जाएगा। तो ये भी आगे पीछे इस तरह से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है, इनमें आप देखोगे तो ये जैसे प्यूरीन है तो ये पिरिमिडीन है, ये पिरिमिडीन है तो ये प्यूरीन है, ये प्यूरीन है तो ये पिरिमिडीन है, ये पिरिमिडीन है तो ये प्यूरीन है। तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें क्षारक युग्मन पाया जाता है, और क्षारक युग्मन से ही दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में अटैच होती है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों के युग्मन से डीएनए के दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी जो दोनों रज्जुक होते हैं, जैसे एक ये रज्जुक है और दूसरा इसका जो रज्जुक होता है वो इसका बिल्कुल पूरक होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसके साथ एक तो ए है, इसके साथ टी है, इसके साथ सी है, इसके साथ जी है, तो हमेशा ये होगा कि इसके सामने टी वाला ही न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसके सामने ए वाला आएगा, इसके सामने जी वाला आएगा, इसके सामने सी वाला आएगा। तो जैसा इसके अंदर ये क्रम होता है नाइट्रोजन क्षारकों का, वैसा ही इसके दूसरे जो रज्जुक होगा उसमें क्रम आएगा। तो ये एक तरह का पूरक होता है। दूसरा जो रज्जुक होता है वो एक रज्जुक का पूरक होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। अब देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं अपन, पूरक क्या है। ये दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अर्थ यह है कि एक रज्जुक यानी एक श्रृंखला के क्षारकों का जो क्रम है वो ज्ञात होने पर, हमें ज्ञात होता है, दूसरे रज्जुक या श्रृंखला जिसको अपन पूरक रज्जु कह रहे हैं के क्षारकों का क्रम का पता लगाया जा सकता है। तो जैसे एक रज्जुक है ये ए टी सी जी सी टी ए, ये एक ज्ञात रज्जुक है, हमें पता है। तो इसका पूरक रज्जु क्या होगा, ये पैतृक डीएनए है जैसे, तो इसका पूरक रज्जु क्या बनेगा, वो देखिए एक के सामने हमेशा टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए आएगा और ए के सामने टी आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर टी ए जी सी जी ए टी ये आ गए, तो यहाँ पर ये पूरक रज्जुक बन गया।
तो हमें एक रज्जु के क्षारकों का क्रम ज्ञात है, तो हम दूसरे रज्जु का भी क्षारक क्रम पता लगा सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। इस रज्जु को दूसरे को इस रज्जु का पूरक कहते हैं, कप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए वाटसन और क्रिक की जो डीएनए संरचना द्विकुंडलीय मॉडल के जो प्रमुख बिंदु में भी सबसे पहले अपन इसका नामांकित चित्र पढ़ते हैं। देखिए डीएनए का, तो डीएनए का नामांकित चित्र क्या होता है, ये किस तरह से डीएनए की संरचना होती है। तो देखिए डीएनए में दो कुंडली होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये हमने जैसे नीली से दिखाई है, एक को ब्लैक से दिखाई है जो खाली है। दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दाहिने हाथ की तरफ गुथी हुई रहती है या दक्षिणावर्त रूप से एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है, कुंडली रहती है। ये तो बैकबोन कहलाती है। जैसे अपन ये कहें कि ये जो आपको ये दिख रही है, ये पट्टियाँ, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रीढ़ या बैकबोन या आधार कहलाती है। ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह से बनी होती है। ये दोनों ही, इसको अपन डीएनए की रीढ़ कहते हैं या बैकबोन कहते हैं या आधार कहते हैं। ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इनके बीच में ए हमेशा डबल बॉन्ड टी से जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा हुआ है, टी डबल बॉन्ड ए से जुड़ा हुआ है, इस तरह से टी डबल बॉन्ड ए से जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा हुआ है, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्रम बार बार रिपीट होता जाएगा। तो एक तो डीएनए की संरचना में क्या है, एक तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई, तो दोनों विपरीत होती है। देखिए एक ये है जो कि 5 डेज से शुरू हो रही है और 3 डेज की तरफ जा रही है, और दूसरी 3 डेज से शुरू होती है और 5 डेज की तरफ जाती है। जैसे अपन इसको आपको इस तरह से करके बता दें, ये देखिए ये एक यहाँ 5 डेज से शुरू हो रही है और फिर इस तरह से जाते 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 ये 3 डेज पर ख़त्म हो रही है। दूसरी 3 डेज से शुरू हो रही है और फिर ये जाते जाते 5 डेज पर ख़त्म हो रही है। कहने का मतलब है एक 3 डेज से 5 डेज, तो दूसरी इधर 5 डेज से 3 डेज। जैसे ये इधर 3 डेज से 5 डेज होती है, तो दूसरे रज्जु 5 डेज से 3 डेज की तरफ होता है। एक दूसरे से प्रति समानांतर होते हैं, विपरीत होते हैं, कभी एक तरफ नहीं जाते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। एक की दिशा इस तरह की है तो दूसरे की उसके उल्टी यानी प्रति होगी। तो इस तरह से ये तो हो गई इसकी बैकबोन। ये बीच में देखिए ये होते हैं क्षारक युग्म। ये क्या होते हैं, जैसे ये ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, क्षारक युग्म हो गए। तो ये एक क्षारक युग्म में दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां क्षारक युग्म होते पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए फिर इस डीएनए का अगर, चूँकि ये गुथा हुआ रहता है राइट हैंडेड या दाहिने हाथ की तरफ, और जब ये गुथता है तो इसका व्यास बढ़ता है और इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसको हम 2 नैनोमीटर भी लिखते हैं कई बार। 20 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदले तो 2 नैनोमीटर होता है। तो इसका डीएनए का व्यास कितना हो गया, 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। दो इसमें रज्जु हो गए, दोनों आपस में दाहिने हाथ की तरफ या दक्षिणावर्त रूप से गुथे हुए होते हैं। इनकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और शर्करा की बनी होती है। अब देखिए ये है ए कुंडलन, यहाँ से शुरू हो रहा है ये कुंडलन और फिर वापस यहाँ आ रहा है, तो ये एक कुंडलन हो गया, या इसकी कुंडली की पिच बोलते हैं। ये हम एक कुंडली की पिच या एक कुंडलन की लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और या इसको अपन लिखते हैं 3.4 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर में 10⁹ का भाग देना तब 1 नैनोमीटर आता है। तो यहाँ पर एक कुंडली की लंबाई या कुंडली का पिच, जो आपके एनसीईआरटी किताब में अब कुंडली का पिच लिखा गया है, तो उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, या 34 एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में बदलें तो आता है 3.4 नैनोमीटर। ये एक कुंडली की अब इस एक कुंडली में क्षारक युग्म कितने होते हैं देखिए, तो एक कुंडली में जो क्षारक युग्म होते हैं वो देखिए यहाँ से एक यहाँ जो दिख नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कुंडली में 10 क्षारक युग्म होते हैं इससे। ये एक क्षारक युग्म है। अब देखिए 2 क्षारक युग्म है, पहला ये दूसरा ये, इनके बीच की जो दूरी है, 2 निकटवर्ती क्षारक युग्मकों के बीच की दूरी,
ये होती है 3.4 एंगस्ट्रोम या 0.34 नैनोमीटर। अब इसको कैसे निकालोगे आप? इसको ऐसे निकाल सकते हो कि एक कुंडली की पूरी लंबाई है 34 एंगस्ट्रोम और एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म होते हैं। तो 34 में 10 का भाग देंगे तो 2 क्षारक युग्म के बीच की दूरी कितनी आएगी? 3.4, यानी टोटल 34 है ये दूरी और 10 है इसमें ये युग्म। तो 34 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रोम या 0.34 नैनोमीटर। तो इन दोनों क्षारक युग्मों के बीच की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रोम हो गई। देखिए इस तरह से बहुत सारे होते हैं। डीएनए की कुंडलियाँ इस तरह से लिपटी होती है कि उनके डीएनए पर आपको कई जगह पर लघु खांच, थोड़ी कम गहरी लघु खांच क्या होती है? कम गहरी खांच होती है, कम गहरी खांच होती है। और एक वृद्ध खांच होती है जो ज़्यादा गहरी खांच होती है, ज़्यादा गहरी खांच होती है। कि ये थोड़ा जल्दी में ये चित्र बनाया गया तो आप इसको देख के और भी अच्छा सा चित्र बना सकते हो। तो इस तरह से ये इसकी लघु और वृद्ध खांच होती है। इसकी जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। एक कुंडली की लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रोम होती है। 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। ये जो इनकी बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और पेंटोस शर्करा की बनी होती है और इसमें 2 रज्जुक होते हैं। दोनों रज्जुक प्रति समानांतर होते हैं। एक 5 डेज से 3 डेज से तो दूसरा 3 डेज से 5 डेज होता है, या एक 3 डेज से 5 डेज है तो दूसरा 5 डेज से 3 डेज होता है। तो ये है डीएनए की संरचना का द्विवीय कुंडली मॉडल का चित्र है। तो इसका आप चित्र बना सकते हो। देखिए इस तरह से आप इस तरह से इसका चित्र बना लो पूरा और फिर यहाँ पर इसका इस तरह से नामांकन कर दोगे आप। ये खांचे हैं दोनों, ये इसकी बैकबोन है और फिर अपन यहाँ पर 5 डेज और 3 डेज लिख देंगे और ऊपर देखकर उसको 3 डेज 5 डेज लिख देंगे। और फिर ये एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रोम और 2 नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम या 0.34 नैनोमीटर। ये एक क्षारक युग्म है और इसकी जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रोम होता है। और अगर अपने एक बीच में अक्ष खींचते हैं, ये अक्ष, तो अक्ष ये होता है इसका डीएनए का अक्ष और डी एक्स पर ये दाहिने हाथ की तरफ, यानी ये जैसे अक्ष है तो इसके दाहिने हाथ की तरफ ये इस पर डीएनए की कुंडलियाँ लिपटी हुई होती है। तो चलिए अब इसको अपन जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं फटाफट। ये इसकी डीएनए का चित्र है। अब पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। देखिए और ये है एक द्विरज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है द्विरज्जु की। जैसे एक ही न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, छठवां। ये देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर कार्बन है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इस 3 नंबर पर यहाँ पर OH समूह है वो मुक्त है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए ये सिरा हो गया 3 डेज सिरा। जबकि दूसरा सिरा देखोगे यहाँ पर देखिए आप फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड पूरा नहीं बनेगा। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और ये लास्ट वाला छठवां न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये जहाँ पर फॉस्फेट समूह बिल्कुल मुक्त है ये कहलाएगा सिरा 5 डेज सिरा। तो एक तो देखो ये सीधा है और दूसरा रज्जु इसके बिल्कुल उल्टा होता है, प्रति समानांतर। जैसे इसके 1 नंबर से ये गुआनिन जुड़ा हुआ है, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, फिर गुआनिन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन। फिर इसके साथ में दूसरा जो रज्जुक होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो इसके विपरीत होती है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, यहाँ पर OH समूह फ्री है, इसलिए ये हो गया 3 डेज सिरा और ये हो गया इसका 5 डेज सिरा। तो इस तरह से एक का 3 डेज से 5 डेज का है तो दूसरी तरफ 3 डेज से 5 डेज, बिल्कुल उल्टा प्रति समानांतर है। तो ये प्रति समानांतर होने से क्या होता है, इसका 1 नंबर कार्बन पर इधर ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाएगा, इसके 1 नंबर से ये नाइट्रोजन क्षारक और दोनों के बीच में ये एक नाइट्रोजन क्षारक युग्म बन गया। ये क्या बन गया, एक क्षारक युग्म बन गया। जैसे G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी और T एक के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगी। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसका चित्र आपको परीक्षा में बनवाया जा सकता है। इस तरह का आप चित्र बना दोगे। तो ये आप पेंटोस शर्करा है, इधर ये नाइट्रोजन शर्करा जोड़ दिया, बीच बीच में हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा 5 नंबर कार्बन से हमने फॉस्फेट जोड़ दिया है। अब देख लेते हैं अपन इसके फटाफट इन बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। देखिए
डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसके आधार या बैकबोन पेंटोस शर्करा व फॉस्फेट समूह से बने होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। एवं नाइट्रोजनिक क्षारक इनके भीतर की तरफ प्रक्षेपी यानी बाहर निकले होते हैं। तो देखिए ये जो बैकबोन है ये तो जैसे अपन इसको लड़ियों के रूप में, ये लड़ियाँ हैं ये, तो ये फॉस्फेट और पेंटोस शर्करा हो गई और इनके अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकले हुए हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। तो इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये तो गए इसके बैकबोन, ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, और इसके अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं अंदर की और इस बैकबोन से बाहर निकले हुए हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। तो ये तो अपन लिख रहे हैं इसमें। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समानांतर, देखिए समानांतर होती है लेकिन प्रति रहती है यानी विपरीत रहती है। जैसे एक तो रहती है 3 डेज से 5 डेज की तरफ और दूसरी रहती है 5 डेज से 3 डेज की तरफ। इस तरह से एक दूसरे के विपरीत है। ये विपरीत ध्रुवता रखती है, अर्थात एक श्रृंखला की ध्रुवता 3 डेज से 5 डेज की ओर है तो दूसरी श्रृंखला की ध्रुवता 5 डेज से 3 डेज की ओर होती है। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि दोनों श्रृंखलाओं की दिशा विपरीत होती है। मतलब इनपुट सरल भाषा में यही है कि दोनों श्रृंखलाएं आपस में विपरीत स्थित होती है। दोनों श्रृंखलाएं दाहिने हाथ की ओर यानी राइट हैंडेड अथवा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज रूप से कुंडलित रहती है। यानी दाहिने हाथ की तरफ अपन इसको ऐसे कुंडलित करें तो दाहिने हाथ की तरफ या क्लॉकवाइज रूप में ये कुंडलित रहती है। दोनों श्रृंखलाओं यानी रज्जु के नाइट्रोजनिक क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध यानी H बॉन्ड जो होते हैं उनके द्वारा जुड़कर क्षारक युग्म बेस पेयर बनाते हैं। हाइड्रोजन बंधों के कारण दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसी के कारण से ये दोनों श्रृंखला में आपस की दूरी भी समान बनी रहती है। हाइड्रोजन बंध दुर्बल अथवा कमज़ोर होते हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होने के कारण दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने में समर्थ होते हैं। हालांकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि ये दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का काम कर लेते हैं, उनको जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। अगला बिंदु पढ़ लेते हैं अपन। ये आपके सारे पॉइंट किताब से निकाले गए हैं। देखिए एक क्षारक युग्म जो बेस पेयर होता है वो एक तो पिरिमिडीन और एक प्यूरीन क्षारक के जुड़ने से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब एक क्षारक युग्म किससे बनता है, एक तो उसके अंदर पिरिमिडीन रहेगा, प्लस एक उसके अंदर प्यूरीन रहेगा। ए व टी के यानी एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 H बंध पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, अर्थात ए डबल बॉन्ड टी या टी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी या जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह का ही इसमें पाया जाता है और इसको आपको रट लेना है इस चीज़ को। दोनों श्रृंखलाओं में क्षारकों का क्रम पूरक होता है। उदाहरण के लिए यदि एक श्रृंखला में क्षारकों का क्रम ये हमने दे रखा है, जैसे ए सी जी दे रखा है, तो दूसरी श्रृंखलाओं के क्षारकों का क्रम क्या हो जाएगा, ए के सामने टी आ गया, सी के सामने जी आ गया, टी के सामने ए आ गया, और इस ए के सामने टी आ गया, सी के सामने जी आ गया, जी के सामने सी आ गया, सी के सामने जी आ गया, टी के सामने ए आ गया। तो ये क्रम हो जाएगा टी जी सी जी ए, ये क्रम हो जाएगा। तो मतलब एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला उसकी पूरक होती है। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान रहती है क्योंकि इनके मध्य क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब लगभग दूरी दोनों श्रृंखलाओं में समान रहेगी क्योंकि इनके बीच में क्षारक युग्म बने रहेंगे तो वो समान दूरी रखेंगे। प्रत्येक क्षारक युग्म में एक पिरिमिडीन व एक प्यूरीन क्षारक पाया जाता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर देखिए डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है। एनएम का मतलब हो गया नैनोमीटर, तो इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं हम और नैनोमीटर में लिखे थे इसको कितना लिख सकते हैं 2 नैनोमीटर एनएम।
डीएनए के दोनों रज्जु के दक्षिणावर्ती यानी दाहिने हाथ की ओर कुंडलित रहते हैं। इसके एक कुंडलन की लंबाई या कुंडली का पिच 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर होता है। तो अपने जो कुंडली की लंबाई देखी थी, कुंडली का पिच देखा था, वो 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर के बराबर होता है। एक कुंडलन या प्रत्येक घुमाव में, यानी एक कुंडलन में या पूरी कुंडली की पिच में 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अतः एक कुंडलन या कुंडली में दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम या 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी, क्योंकि कुंडली की लंबाई 34 होती है, 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्म होते हैं, तो दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रोम हो गई। और इसको नैनोमीटर में देखिए तो कितनी हो गई? 0.34 नैनोमीटर। अर्थात क्या क्या हो जाएगा? डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रोम या 2 नैनोमीटर हो गया। एक कुंडलन या कुंडली की लंबाई या कुंडली का पिच कितना होता है? 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर हो गया। और एक कुंडली में नाइट्रोजन क्षारक युग्म कितने हो गए? 10 हो गए। और दो क्षारक युग्म के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 34 में 10 का भाग देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रोम या 0.34 नैनोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी याद रख लेना आप, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरह से हमने आज डीएनए की द्विरज्जु की जो मॉडल है, द्विकुंडली मॉडल, उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया और उसके बारे में जो विस्तृत मुख्य मुख्य बिंदु थे वो भी हमने लिख लिए हैं। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए की खोज के बारे में पढ़ेंगे।